अब रिसेप्टर बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, जो जीटीपी होता है टू बी रिप्लेस विद जीटीपी। अब जब रिसेप्टर बाइंड कर जाएगा तो जीटीपी की जगह जीटीपी आ जाता है और एक्टिवेट करता है रास को। अब जो एक्टिवेटेड रास होता है वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है ग्रोथ के टू द न्यूक्लियस। रास जब उसके बाद रास खुद ब खुद ही इनएक्टिवेट हो जाता है क्योंकि वो क्लीव करता है जीटीपी को दोबारा से जीटीपी के अंदर। ये ऑगमेंटेड होती है जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन होती है जो वापस आपकी जीटीपी को जीडीपी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। जब म्यूटेटेड रास, जब आपका रास रिसेप्टर जो है वो रास आपका म्यूटेट कर जाता है तो वो इनहिबिट करता है आपकी जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो होती है, जो जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो रास होता है वो एक्टिवेटेड स्टेट में ही रहता है और जो जीटीपी होता है वो जीटीपी के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी वजह से सेल ग्रोथ होती रहती है। सेल साइकिल रेगुलेटर्स जो होते हैं मीडिएट करते हैं प्रोग्रेशन को थ्रू सेल साइकिल, जैसे कि साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होती हैं, ये सेल साइकिल रेगुलेटर्स होते हैं। ये भी आपके सेल साइकिल की में जो प्रोग्रेशन को मीडिएट करते हैं। जब साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो होती हैं फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स जो कि फॉस्फोराइलेट करता है प्रोटीन्स को, जो कि ड्राइव करती हैं सेल थ्रू द सेल साइकिल। इसी तरह से जो साइक्लिन डी और साइक्लिन डी के 4 कॉम्प्लेक्स होता है वो फॉस्फोराइलेट करता है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को, जो कि प्रमोट करता है प्रोग्रेशन थ्रू G1 to S चेक पॉइंट। ठीक है, साइक्लिन डी के 4 कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेट करता है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को, जो कि प्रोग्रेस करता है प्रोग्रेशन कराता है G1 से S चेक पॉइंट के अंदर। उसके बाद आते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। अब जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं सेल ग्रोथ को एंड हेंस डिक्रीज कर देते हैं रिस्क ऑफ द ट्यूमर फॉर्मेशन को। ट्यूमर सप्रेसर जीन में P53 और RB रेटिनोब्लास्टोमा क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। जो P53 होता है वो रेगुलेट करता है सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को फ्रॉम G1 से S फेज में। जब आपका DNA का डैमेज होता है तो P53 स्लो कर देता है सेल साइकिल को और अब रेगुलेट करता है DNA रिपेयर एंजाइम्स को। अगर तो डीएनए रिपेयर पॉसिबल नहीं होती है तो फिर P53 इंड्यूस करा देता है एपोप्टोसिस को। अब P53 क्या करता है, अब रेगुलेट करता है बैक्स को। ठीक है, बैक्स आपका डिसरप्ट करता है BCL2 को। साइटोक्रोम C लीक करता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट्स एपोप्टोसिस। साइटोक्रोम C लीक करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया से और एक्टिवेट करता है एपोप्टोसिस को। जो बोथ कॉपीज़ होती हैं P53 जीन की वो नॉकआउट होनी चाहिए ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए, जिसे हम कहते हैं नट्सन टू हिट हाइपोथेसिस। लॉस हमें नज़र आता है ग्रेटर देन 50% ऑफ द कैंसर के अंदर। जो जर्म लाइन म्यूटेशंस होती हैं वो लीफ प्रोमिनेंस सिंड्रोम के अंदर होती हैं, जिसमें सेकंड हिट जो होती है वो सोमैटिक होती है। इसमें क्या होता है, प्रोपेंसिटी होती है कि डेवलप करेगा मल्टीपल टाइप ऑफ कार्सिनोमास एंड सार्कोमास को। उसके बाद आता है हमारे पास RB जीन। RB जो होता है वो रेगुलेट करता है, ये भी सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को रेगुलेट करता है G1 से S फेज में। जो RB जीन होता है ना वो होल्ड करता है E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, जो कि नेसेसरी होता है ट्रांजिशन टू द S फेज में। जो E2F होता है वो रिलीज होता है जब RB फॉस्फोराइलेट हो जाता है बाय साइक्लिन D एंड साइक्लिन D डिपेंडेंट 4 काइनेसिस कॉम्प्लेक्स से। अब RB की म्यूटेशन जो होती है उसकी वजह से आपका हमें फ्री E2F मिलता है, जो कि अलाउ करता है प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल को और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब RB ने होल्ड करना था E2F को। जब RB ही म्यूटेट कर गया तो क्या होगा, E2F हमारे पास फ्री आ गया और फ्री E2F ने क्या किया, हमारे पास सेल की ग्रोथ कराना स्टार्ट कर दी। इसमें भी यही होता है कि जो RB जीन्स की दोनों कॉपीज़ होती हैं वो आपकी नॉकआउट होनी चाहिए ट्यूमर फॉर्मेशन के, जिसे हम कहते हैं नट्सन टू हिट हाइपोथेसिस के। दोनों कॉपीज़ जो हैं वो आपकी ख़राब होनी चाहिए, नॉकड आउट होनी चाहिए ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में, RB जीन में भी और P53 में भी। जो स्पोरेडिक म्यूटेशंस होती हैं वो हिट करती हैं, बोथ कॉपीज़ को हिट कर देती हैं, जो कि सोमैटिक होती हैं स्पोरेडिक म्यूटेशंस में और यूनिलैटरल रेटिनोब्लास्टोमा कराती हैं। जो जर्म लाइन म्यूटेशंस होती हैं ये फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा होता है, इसमें सेकंड हिट आपकी सोमैटिक होती है और बायलैटरल सेकेंड हिट सोमैटिक होती है और बायलैटरल रेटिनोब्लास्टोमा या फिर ऑस्टियोसार्कोमा डेवलप हो जाता है। उसके बाद आते हैं रेगुलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस के रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं? जो रेगुलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस होते हैं ना, प्रिवेंट एपोप्टोसिस इन नॉर्मल सेल्स बट प्रमोट एपोप्टोसिस इन म्यूटेटेड सेल्स एंड DNA कैन नॉट बी रिपेयर्ड। ठीक है, जिनका DNA हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं उसमें क्या करते हैं कि ये जो रेगुलेटर्स होते हैं एपोप्टोसिस के, वो नॉर्मल सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस कराते हैं और म्यूटेटेड सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस कराते हैं और नॉर्मल सेल्स में एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करते हैं। BCL2 नॉर्मली स्टेबलाइज करता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को और ब्लॉक कर देता है रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C को। ठीक है, BCL2 नॉर्मली आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा है और साइटोक्रोम C की रिलीज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, जब आपके BCL2 की
डिसरप्शन हो जाती है तो साइटोक्रोम सी जो होता है वो लीव करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, और एक्टिवेट करता है एपोप्टोसिस को। अब जो साइटोक्रोम सी है ना उसने एपोप्टोसिस करानी है, और जो BCL2 है वो पकड़ के रखेगा साइटोक्रोम सी को आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर ही। लेकिन जब BCL2 आपका ख़राब हो गया, BCL2 जीन ख़राब हो गया, तो अब क्या होगा कि साइटोक्रोम सी लीक कर जाएगा और आपकी एपोप्टोसिस हो जाएगी। या जब BCL2 ओवर एक्सप्रेस भी हो जाता है फॉलिकुलर लिम्फोमा में, जिसमें क्या होता है T1418 ट्रांसलोकेशन होती है, 1418 ट्रांसलोकेशन होगी, और जो BCL2 होता है वो मूव कर जाता है क्रोमोसोम नंबर 18 टू IgG हैवी चेन लोकस क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर, ठीक है, कि जो मूव BCL2 क्रोमोसोम नंबर 18 के ऊपर जो BCL2 होता है वो IgG हैवी चेन लोकस क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से BCL2 का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है कि वो इनहिबिट करना स्टार्ट कर देती है, प्रोहिबिटिंग एपोप्टोसिस, ठीक है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करना स्टार्ट कर देती है। जो B सेल्स होते हैं डैट वुड नॉर्मली अंडरगो एपोप्टोसिस ड्यूरिंग सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन इन द लिम्फ नोड जर्मिनल सेंटर एक्यूमुलेट एंड लीडिंग टू लिम्फोमा। अब क्या है, अब जब इतना ज़्यादा आपका BCL2 हो गया कि उसने माइटोकॉन्ड्रिया को इतना ज़्यादा स्टेबलाइज कर दिया है कि वो एपोप्टोसिस अब नहीं करा पाएगा, तो जो B सेल जिसने नॉर्मली एपोप्टोसिस जिसकी होनी थी वो नहीं हो पाती है, जर्मिनल सेंटर के अंदर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं हाइपर म्यूटेटेड, और इसकी वजह से लिम्फोमा डेवलप हो जाता है। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्यूमर डेवलपमेंट के अंदर आपके टीलोमेरेज जो होती है ना वो नेसेसरी होती है सेल इमॉर्टैलिटी के लिए, ठीक है, टीलोमेरेज सेल को इमॉर्टल कर देती है। नॉर्मली जो टीलोमर्स होते हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं विद सीरियल सेल डिवीजन से, और इवेंचुअली हमें जो है ना वो सेलुलर सेनेसेंस डेवलप हो जाती है। जो कैंसर होता है उसमें अप रेगुलेटेड टीलोमेरेज हो जाती है जो कि प्रिजर्व करती है टीलोमर्स को, ठीक है। नॉर्मल सेल डिवीजन के अंदर टीलोमर्स छोटे हो रहे हैं और जो है वो अल्टीमेटली जो है ना वो छोटे हो जाते हैं और सेलुलर सेनेसेंस हो जाती है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, टीलोमेरेज अप रेगुलेट करती है, प्रिजर्व करती है आपके टीलोमर्स को। एंजियोजेनेसिस, अब एंजियोजेनेसिस में क्या होता है, न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि ट्यूमर के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, ये कॉमनली प्रोड्यूस्ड होते हैं ट्यूमर सेल से। अवॉइडिंग इम्यून सर्विलेंस इज नेसेसरी फॉर ट्यूमर सर्वाइवल, ठीक है, इम्यून सर्वेलेंस को आपने अवॉइड करना होता है ताकि आप ट्यूमर सर्वाइवल के लिए। म्यूटेशंस ऑफर रिजल्टिंग प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स विच आर एक्सप्रेस बाय MHC क्लास 1। म्यूटेशन जैसे एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनती हैं जो कि क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं आपके MHC क्लास 1 के ऊपर। जो CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक T सेल्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं म्यूटेटेड सेल्स को। ट्यूमर सेल्स कैन इवेड इम्यून सर्विलेंस बाय डाउन रेगुलेटिंग एक्सप्रेशन ऑफ MHC क्लास 1, ठीक है। अब ट्यूमर सेल्स ने क्या करना है, क्लास 1 के जो एक्सप्रेशन है उसको डाउन रेगुलेट कर देना है, और इम्यूनो डेफिशिएंसी जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की वजह से कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।